नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो लक्ष्य 90.8 एफएम और मैं हूं आपका दोस्त रामपाल। श्रोताओं, आपके लिए लेकर आए हैं हम आपका मनपसंद कार्यक्रम खेती-बाड़ी। और खेती-बाड़ी में आज हम बात करने वाले हैं पशुओं के बारे में। तो पशुओं के बारे में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं आज, जहां पर पशुपालन विभाग है निवाड़ी में। इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एम. राजपूत जी, जो हमें जानकारी देंगे इस विषय में। तो सबसे पहले सर, आपका हमारा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सर, इसमें हम आप आज के कार्यक्रम में ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो हमारे यहाँ निवाड़ी में अपने यहाँ पशुपालन के जो किसान हैं, तो इस समय जो बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय कौन कौन सी बीमारी फैल रही हैं? वर्तमान में बरसात में गला घोंटू, पड़सूजा बड़े जानवरों में होता है। तो इसके लिए हमारे जो छोटे छोटे अस्पताल हैं वहाँ पर पशुओं को टीका लगाया जाता है। जैसे ही पानी बरसता है, पहली रेन होती है, तो उसमें गांव-गांव जाकर के हमारे अधिकारी उनका टीकाकरण करते हैं, जिससे गला घोंटू एवं पड़सूजा से पशुओं का बचाव हो सके और पशु की हानि नहीं होने पाए। जी, जैसे कि आपने बताया गलघोंटू और नहीं, खुरकुटा नहीं, पड़सूजा होता है इनमें। पड़सूजा होता है। और ये एफएमडी भी होता है जो आप बता रहे हैं, खुरपका मुँहपका। हाँ। तो इसका भी टीका लगता है। अच्छा। लेकिन जो ज़्यादा संक्रामक है, ज़्यादा खतरनाक है, वो आपका गला घोंटू होता है। अच्छा जी। विशेष रूप से तो ये 2 टीके आपके सभी गांवों में लगभग पूरा किया जाता है। या जैसे ही किसान की सूचना आती है, तो जो हमारे क्षेत्रांतर्गत पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी होते हैं वो जाके इनका टीकाकरण करते हैं पशुओं का। अच्छा, तो राजपूत जी, जैसे आपने बताया कि जो दो रोग चल रहे हैं, तो जो चल नहीं रहे हैं। हाँ। पूर्व में बचाव के लिए लगा दिया था, रोग कहीं नहीं चल रहा है। अच्छा, अभी देखने को अभी एक भी ऐसे कहीं अच्छा। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अपन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बचाव सुरक्षा पहले से कर ली जाती है। बिल्कुल, इसलिए टीकाकरण किया जाता है जी। तो अगर सर हम बात की जाए इस रोग के, जो आपने रोग बताए हैं, तो इनका हमारे जो किसान हैं उनके जो लक्षण हैं वो क्या है, इनकी पहचान कैसे की जा सकती है? इनका जो भैंसवंशी है, विशेष रूप से इनमें गला घोंटू ज़्यादा होता है। और चूंकि किसान का व्यवसाय ही पशुपालन है, वो लगभग सब जानते हैं कि जैसे हाई फीवर आया, ज़्यादा बुखार आया, मुंह से लार आई, गड़गड़ाहट की आवाज़ आई, खाना पीना छोड़ा, नाक से लार, मुंह से लार, आँख से लैक्राइमेशन वगैरह शुरू हुआ, तो ये आपके गला घोंटू के लक्षण होते हैं जी। इसके अलावा जो दूसरा बीमारी है पड़सूजा, तो पड़सूजा में बुखार इसमें भी आता है। और जो हाईली मस्कुलर एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें होता है और लंगड़ाहट जैसे ही शुरू होती है, तो उससे किसान पता लगा लेता है कि इसको आपका पड़सूजा हो रहा है। जी। तो चूँकि ये कुछ कॉन्फाइंड एरिया होते हैं, विशेष एरिया होते हैं जहाँ पर ये होता है, जैसे ज़्यादा जहाँ पानी या नाले वगैरह होते हैं, तो उस एरिया में हम लोग विशेष रूप से एडवांस में जैसे ही पहला पानी बरसता है वहाँ टीका लगवा दिए जाते हैं। और जहाँ जहाँ जैसे ही किसान की डिमांड आती है, क्योंकि ये हर साल होने वाली बीमारियां हैं जो थोड़ा थोड़ा सब गांव में होती हैं, तो वहाँ जैसे ही किसान की डिमांड आती है वहाँ टीकाकरण तुरंत लगवा दिया जाता है। जी सर, जैसे आपने बताया जी गल घोंटू वाला रोग होता है, जैसे हम भी खेती किसानी करते हैं और हमारे भी खुद के पशु हैं, तो एक बार देखा गया था जो हमारी भैंस थी, तो उसको शाम के समय ये जो गड़गड़ाहट की आपने बताया, तो ऐसा हुआ और उसको सवेरे ही उसकी मौत हो गई। तो इस कारण क्या है कि ये हमारी जानकारी की और किसानों की जानकारी के अनुसार ये एकदम जल्दी मतलब पशु पर हावी होता है। तो अगर किसान अगर इसकी बचाव करना चाहे, अगर रात के उसका पशु में उसके लक्षण दिखे, तो ऐसी स्थिति में किसान को या पशुपालक को क्या करना चाहिए? उसको तुरंत जो नज़दीक का पशु चिकित्सालय, औषधालय, कृत्रिम रेतन उपकेंद्र जहाँ पर हैं, हर जो है 5-10 किलोमीटर पर रहते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी से संपर्क करें। ये 3 रूप में आता है, मतलब पर एक्यूट, इसमें तो कोई लक्षण नहीं आता, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा एक्यूट, 4 से 6-8 घंटे में डेथ हो जाएगी। तीसरा होता है क्रॉनिक, 1-2 दिन एनिमल इसमें चलता है। तो जैसे ही ये सिम्टम मिलते हैं, संबंधित डॉक्टर को, जो नज़दीकी संस्था है, उससे संपर्क करें, तो उसका तुरंत इलाज कराएं। इसके साथ साथ जब डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो लगभग मध्य प्रदेश शासन की योजना चली है,
उसके अंतर्गत हर गांव में एक गौसेवक या गौमैत्री रहता है। ठीक है, डॉक्टर वहाँ पहुँचेंगे, उसको सलाह देंगे कि इसका ऐसा ऐसा उपचार कर लो, तो उसका तुरंत उपचार हो जाएगा, तो एनिमल बच जाता है। शासन की योजना अंतर्गत हर गांव में एक गौसेवक और गौमैत्री है। इसीलिए रहता है कि जैसे रात में कोई इस तरह का हुआ, डॉक्टर नहीं पहुंच पाया, तो उससे अपन प्राथमिक उपचार ले लें। और इसके अलावा ये जो आपने बताया, सबसे पहले भैंस में नहीं आता है। इसका एक लक्षण होता है कि जो 1 साल से लेके 3-4 साल तक की जो हीपर्स होती हैं, हाँ, उनमें आता है। ये ससेप्टेबल ज़्यादा होती है, उनके अंदर इसकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें आता है। इसके बाद फिर लार्ज एनिमल में आता है। तो ये अगर सबसे पहले छोटे बच्चे से शुरू होता है, तो जैसे ही अगर ये गांव में होता है तो नज़दीकी अस्पताल में सूचना दें और उसका वैक्सीनेशन करा लें। और वैक्सीनेशन जैसे हो जाएगा, बीमारी नहीं आएगी। और अगर होती है तो तुरंत डॉक्टर जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ संपर्क करें। और साथ में जो आपका एक गवर्नमेंट ने, विभाग ने एक ट्रेंड लड़का दे दिया है, गौसेवक या गौमैत्री, उसकी हेल्प लें जी, तो उसका बचाव हो जाएगा जी। सर, इसी विषय में एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जैसे कि ये जो बीमारी बताई है गलघोंटू की, तो जैसे और भी साथ में पशु बंधे रहते हैं, तो क्या एक पशु से दूसरे पशु में फैलने की क्या इसकी कोई संभावना होती है? जी हाँ, ये एक संक्रामक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है। इसके एक जो ग्रसित एनिमल है, अगर उसका लार, उसका भोजन, उसका पानी एक स्वस्थ जानवर को दे दें तो उसमें बीमारी हो सकती है। तो इसमें पशुपालकों को हमारी सलाह है कि ये जो ग्रसित एनिमल है, इसको जो है स्वस्थ जानवरों से दूर रखें। अच्छा। उसकी लार, उसका झूठा भोजन, उसका पानी, सबसे पहले स्वस्थ जानवरों को भोजन कराएं, दाना पानी दें, लास्ट में उसके पास जाएं और जो दूर उसको सेग्रीगेट करके अपन बांधेंगे तो उसका जो कचरा है, भोजन है, उसको जला दें। तो इस ढंग से अपन उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और दूसरा, तुरंत वैक्सीनेशन कराएं। जी जी। तो सर, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे पशुपालकों को दी, क्योंकि हमेशा वो गलती करते हैं कि साथ में ही बांधे रहते हैं और एक ही पाड़ में दोनों पशुओं को बांधे रहते हैं। अब हम सर आपसे एक योजनाओं के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, पशुओं से जुड़ी हुई, जो किसान लाभ ले सकें, पशुपालक ले सकें। तो इस समय कौन कौन सी कोई योजना अभी वर्तमान में चल रही है, इसके बारे में आप बताएं। एक तो ये पशुपालन की केसीसी, पशुपालन केसीसी योजना चल रही है। इसके अंतर्गत किसान को एक भैंस को 18,000 रुपये लोन मिलता है खाने पीने दाना के लिए। गाय के लिए 15,000 मिलता है। अगर ये टाइमली जमा करता रहे तो 7% ब्याज लगता है। ठीक है, तो हर 3 महीने 4 महीने जमा करते रहेंगे तो उसको 2 बार रिवाइव भी हो जाता है। हर बैंक में लगभग टारगेट फिक्स रहते हैं, वहाँ ले सकते हैं इसका। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। तो इसके अंतर्गत बैंक से किसान को लोन मिलता है। फार्म जो है विभाग से भरवाया जाता है, संबंधित ABFO फार्म भरेगा, डॉक्टर दस्तखत करेगा, दस्तखत करने के बाद बैंक भेजेंगे, बैंक से फिर कांटेक्ट करें। अगर आपकी सिविल अच्छी है, बैंक आपको लोन दे देगा और टाइमली आप जमा कर देंगे तो उसी को अगले साल वो रिन्यूअल भी कर देंगे। एक तो KCC हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ एक आचार विद्यासागर योजना है। इसके अंतर्गत 5 भैंस या 5 गाय किसान को लेना पड़ता है। इसमें 4,25,000 रुपये यूनिट कॉस्ट है। इसमें 1,07,250 रुपये उसको सब्सिडी है। बाकी लगभग 3,08,000 के आसपास उसका लोन रहता है। तो इसका भी आप जो है ग्राम सभा से प्रस्ताव बनाएं, गांव के मूल निवासी हों, सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाएं, ग्राम सभा का प्रस्ताव लगाएं, कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, आवेदन भरें, संबंधित ABFO डॉक्टर दस्तखत कर देगा, उप संचालक से संबंधित बैंक में भेज दिया जाएगा। अब बैंक में अगर आपकी सिविल अच्छी है तो बैंक आपको पास कर देगा। दूसरा एक और है बकरी पालन। बकरी पालन में 10+1 का मतलब 10 बकरी और 1 बकरा किसान को लेना पड़ता है। इसके लिए भी वही प्रोसेस है, ग्राम सभा का प्रस्ताव, ग्राम का मूल निवासी, आधार, बैंक की पासबुक, फार्म भरें, फार्म भरने के बाद बैंक भेजा जाता है। इसकी यूनिट कॉस्ट है 78,000। ठीक है, तो इसमें हर जन को 60% सब्सिडी है और जनरल को, OBC को 40% सब्सिडी है। बैंक में फार्म जाएगा, बैंक में अगर आपकी सिविल अच्छी है बैंक आपको स्वीकृति दे देगा। लिमिटेड, जैसे इस साल लगभग 18
का टारगेट प्राप्त हुआ है। तो लगभग हर बैंक को हमने 1-1, 2-2 का टारगेट दिया है। अब बैंक में अगर आपकी सिविल अच्छी है तो बैंक आपको स्वीकृत कर देगा और फिर आप उससे एनिमल खरीद लेंगे। इससे आप एक हल्का स्वरोजगार बढ़ा लेंगे। जी हम्म? जी सर, आपने ये 2-3 योजनाएं बहुत अच्छी बताई हैं और आशा करते हैं किसान इनका लाभ लेंगे। साथ ही में हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो योजनाएं चल रही हैं तो क्या इनकी कोई समय अवधि है कि कभी भी? नहीं, फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे आपका 23-24 के लिए है, ठीक है, अप्रैल 23 से लेके और ये जाएगा आपका 31 मार्च 24 तक। जी ठीक है। तो इसके अंदर मतलब कभी भी किसान हाँ, आवेदन आप कर सकते अप्लाई कर सकता है, कभी भी फॉर्म भर सकता है हम्म। और बैंक में संपर्क करके अपना स्वीकृत करा सकता है। विभाग से जो आवेदन आते हैं, हैं। आवेदन बैंक को भेज दिए जाते हैं। इसके बाद बैंक परीक्षण करता है संबंधित किसान का, सिविल के आधार पर उसको स्वीकृति दी जाती है। जी जी। अब सर इसके बारे में एक और जानना चाहेंगे, जैसे कि हम आते जाते देखते हैं कि एक नई गाड़ी है जो पशुओं के लिए सुविधा के लिए हमारी जानकारी के अनुसार चालू की गई है। तो इसका क्या उद्देश्य है? इस गाड़ी में कौन कौन सी सुविधाएं हैं और किसान पशुपालक इस गाड़ी से क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं? मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना 1962 शुरू की गई है। इसमें 60-40 का रेशो होता है। 60% केंद्र सरकार का बजट रहता है, 40% राज्य का रहता है। इसके अंतर्गत इस वाहन में 1962 टोल फ्री नंबर किसान लगाए, टोल फ्री नंबर किसान लगाएगा, भोपाल पहुंच जाएगा। भोपाल से संबंधित डॉक्टर के पास उस वाहन में एक पशु चिकित्सक रहता है, एक पैरावेट रहता है, पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, एक गौ सेवक कम ड्राइवर रहता है। तो इसको जैसे ही कॉल आएगी 10 बजे से लेकर 6 बजे तक का उसका समय रहता है। तो उस बीच में टिकट आया, मतलब आपने भोपाल फ़ोन लगाया 1962 लगाया तो वहाँ पहुँचा, वो कॉल जो है डाइवर्ट होकर के संबंधित डॉक्टर के पास आ जाएगा, ABFO के पास आ जाएगा। अब वो जो है जैसे ही कॉल आएगी तो प्रायोरिटी के आधार पर 3-4 कैटेगरी डिवाइड की हैं, P1, P2, P3, P4। तो जो मोस्ट सीरियस एनिमल होगा उसको पहले देखेंगे। वो वहाँ जा कर के जो अपने पास संसाधन है, मेडिसिन वगैरह, उसमें सब कुछ है। भी कृत्रिम रेतन केंद्र के लिए AI भी करते हैं, वो कृत्रिम गर्भाधान भी करते हैं और मेडिसिन भी जो उनके पास है वहाँ जा कर के उपचार करेंगे और 150 रुपये की रसीद उसको देंगे, 150 रुपये प्राप्त करेंगे। ये घर पहुंच सेवा मध्य प्रदेश शासन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं कि योजना है जिससे हमारे जो पशुपालक हैं इसका लाभ ले सकते हैं। जैसे कि सर आपने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बताया, तो पशुओं को कृत्रिम विधि के द्वारा गर्भित किया जाता है। तो इसमें हमारे यहाँ निवाड़ी में कौन कौन सी वैरायटी के जो कह सकते हैं वीर या उनके जो प्रजाति के बीज हैं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं? लगभग जो हिंदुस्तानी ब्रीड हैं वो सब तरह, चाहे आपका साहिवाल हो, हरियाणा हो, गिर हो, इनके साहिवाल हैं या मुर्रा भैंस के लिए। इसके अलावा एक स्कीम गवर्नमेंट की और शुरू हुई है, उसको सेक्स सॉर्टेड सीमेन कहते हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमेन का मतलब है कि उसमें जो X एंड Y क्रोमोजोम्स जो होते हैं तो उसको Y क्रोमोजोम्स को अलग कर दिया जाता है। X क्रोमोजोम भी सीमेन में रहेगा तो उससे बछिया ही होगी। जैसे आपको जर्सी का डलवाना है तो जर्सी की बछिया 90% होगी और इसी तरह साहिवाल का तो साहिवाल की बछी ही होगी। मुर्रा की है तो मुर्रा का पड़ा नहीं होगी, पड़िया ही होगी हैं। तो हरियाणा है तो हरियाणा की भी होगी। लगभग जो हिंदुस्तानी ब्रीड है सबका अपने पास सीमेन रहता है। और जो विदेशी नस्ल के मुख्य रूप से 2 हैं, जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन, इनका भी अपने पास सीमेन रहता है। और दूसरा इसका चार्ज एक एक्स्ट्रा हो जाता है, 150 रुपये है। जैसे गाड़ी को बुलाते हैं, हाँ नॉर्मल जो 150 रुपये है, उसके अलावा 100 रुपये सेक्स सॉर्टेड सीमेन का अलग से चार्ज किया जाता है। पहले 400 450 था। ये गवर्नमेंट ने किसानों को ये हित को ध्यान में रखते हुए जो 400 450 का 100 रुपये कर दिया है। तो उसमें जैसे आप 1962 को कॉल करते हैं तो 150 रुपये तो उनका कॉल का है ही, वो नॉमिनल रहता है कि डीजल का है। तो 150 वो प्लस अगर आप ये डलवाते हैं कौन सा सेक्स सॉर्टेड सीमेन, क्योंकि वर्तमान में लगभग अब बच्चा कोई नहीं चाहता है, सब बच्चियाँ चाहते हैं। क्योंकि जो पहले जुताई के लिए बैल जोड़ी का उपयोग करते थे, अब बैल जरूर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका भी उपयोग और लाभ ले सकते हैं किसान। तो सर इसी विषय में एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आज की भी जो जनरेशन है गांव के पशुपालक हैं इस विधि को कृत्रिम गर्भाधान को कम अपना रहे हैं।
उनका कहना होता है कि इससे है ना जो गर्भित नहीं रहती है, फिर 2-3 बार फिर कराना पड़ता है, बार-बार पैसे लगते हैं। तो क्या इसमें किसानों को जैसे कि जब चाहे भैंस हो या गाय हो गर्म होती है जब भी, तो उसका कोई समय अंतराल होता है कि हमें डॉक्टर को कब बुलाना है, कब सीमेंट डलवाना है इसमें, और ये क्यों कहा जाता है कि इससे मतलब रुकती नहीं है भैंस, तो इसके क्या कारण है? देखिए, इसके कई फैक्टर होते हैं। हम्म, मेन तो है कि हीट, अगर प्रॉपर हीट में आपने नहीं बुलाया है, टाइम इसका ये होता है कि अगर मॉर्निंग में हीट में आता है एनिमल तो शाम को बीज डलवाएं, शाम को अगर हीट में आती है तो सुबह डलवाएं। आपने जल्दबाजी की, प्रॉपर हीट में एनिमल नहीं मिला, कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा एक और है, जैसे माल न्यूट्रिशन है, जानवर कमज़ोर है, टाइमली आपने नहीं बुलाया, ठीक है, कोई बीमारी है उसके अंदर, तो ये होता है। इसका रिजल्ट 40 से 50% से ज़्यादा नहीं होता। उसका मेन फैक्टर यही होता है कि जो लेट हीट में, लास्ट हीट में ही जो है बीज डलाया जाता है। जो ओवुलेशन का समय होता है एनिमल का, जब हीट में आएगा तो 12 से लेके 18 घंटे बाद ओवम निकलता है। तो अगर आप लास्ट हीट में, जो हमने आपको समय बताया कि अगर मॉर्निंग में हीट में आती है तो इवनिंग में, और इवनिंग में आती है तो मॉर्निंग में, तो ये कई इस तरह के कारण रहते हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है। किसान क्या गलती करता है जनरली, तुरंत आ रहे कि नहीं आ रहे, तुरंत आ रहे कि नहीं आ रहे। अब जो समझदार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनने कई बार कंसेप्शन कराया है, EI कराई है, वो तो कहते साहब आप अपने हिसाब से करो। और कुछ लोग नई जनरेशन है, जो आपने कहा ये मिथ्या जो आरोप लगता है, उन्हें कि नहीं साहब वो तो गर्मी पे आई है, तो वो भी एक रीज़न है कि टाइम से अगर आपने बीज नहीं डलाया तो नहीं हो पाता। अच्छा। तो सर एक और, जैसे कि आपने बताया सीक शॉर्ट सेटलमेंट वाला, ये सेक शॉर्ट सीमेन वाली ये जो योजना है और जो सीमेन आता है, तो इसमें क्या है, लोगों को अभी भी भ्रांति है कि इससे पड़िया नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ये कहावत होती है कि वो तो भगवान की देन है, जो पड़िया होगा पड़ा। तो इस विधि को आप गांव में कैसे समझाते हैं, या आप अपने यहाँ जैसे कि जो पैदा हुए हैं बच्चे और पड़िया के, तो क्या ये अपने यहाँ सफल हो रहा है, क्योंकि ये मिथ्या टाइप में जाना जा रहा था? देखिए, पहले जो सीमेन आता था, पहले सीमेन को, सेक्स सॉर्टेड सीमेन का पहले मतलब समझिए आप। सीमेन चाहे ह्यूमन का हो या एनिमल का हो, तो उसमें 2 क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, मेल में। फीमेल में मात्र एक्स होते हैं, ठीक है। तो एक्स मिलेगा तो फीमेल होगा, और XY मिलेगा तो मेल होगा। और ये वैज्ञानिक पद्धति से उसका जब XY क्रोमोजोम्स ही निकाल दिया गया है, तो फिर जो कंसेप्शन होना है तो 90% कहते हैं, 100% वो होना है। और अभी भी जैसे जो पहले जो जागरूक किसान हैं हमारे, कुछ जागरूक किसान होते हैं 5% 10% जो हमेशा से AI का उपयोग करते आ रहे हैं, उनके यहाँ बच्चा हो भी चुके हैं, क्योंकि पहले 400 450 रुपये उसकी कॉस्ट थी। लेकिन जो फेथ होता है, एक विश्वास होता है आपस में, उन लोगों का था, जो पुराने लोग करा रहे थे, और जिनका पुराने काम कर रहे थे हमारे वर्कर, उनके यहाँ जैसे उन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट डाला तो उनकी बच्चियाँ हुई, 100% बच्चियाँ हुई हैं। लेकिन गलतियाँ हैं, इसलिए उनको 90% कह दिया गया। होना ही है, जब उसके अंदर वाई क्रोमोजोम है ही नहीं है, जब है ही नहीं है तो बच्चियाँ होना ही होना है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छी स्कीम चल रही है वैज्ञानिक तौर पर। अब सर एक बात और जानना चाहेंगे, आमतौर पर पशुओं में छोटी छोटी बीमारियां रहती हैं, जैसे कि जो दवाइयां होती हैं उनके लिए, पेट के कीड़े होते हैं जानवरों में, तो क्या अपने अस्पताल की तरफ से कुछ ऐसी सुविधाएं हैं या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो मुफ्त जो पशुपालकों को दी जाती हैं? देखिए, जो मेडिसिन हमारे पास आती है वो तो हम देते हैं, लेकिन फिर भी हम किसानों को सलाह देते हैं और हमेशा देते रहते हैं कि माँ के पेट से बच्चा हुआ, ठीक है, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे बकरी का हो, चाहे भेड़ का हो, ठीक है, तो ये जो उसके अंदर बर्म्स पड़ते हैं, जिनको एस्केरस कहते हैं, 99% एस्केरियसिस होती है। तो ये एक तो बाद में पैदा होते हैं, वो जैसे गंदा खाना पीना खाया, कुछ भाई जन्म से ही आ जाते हैं। इंट्रानेटल जो होता है, जो नाल होती है, उसके अंदर से ही आ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो इसका मिसकंसेप्शन है, गलत विचार है कि कुछ किसान तेली नहीं पिलाते हैं, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम या तेली, बुंदेलखंडी में अपन कहें, खीस कहें, जो पहले होता है, जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो माँ जो के अंदर बनता है, ईश्वर बनाता है, उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स, गामा ग्लोबिन्स होती हैं, और वो प्रतिरोधक क्षमता
प्रतिरोधक क्षमता बच्चे को देती हैं। और दूसरा क्या है, जो वैज्ञानिक धारणाएं हैं उसके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, 24 घंटे तक पोरस होती है, जो गामा ग्लोबिन्स उसके अंदर होती हैं जो प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। तो तेली जो या खीस है शुरू में दिन में 4 बार पिलाएं, 6 बार पिलाएं और भरपेट पिलाएं, क्योंकि 24 घंटे तक उसकी इंटेस्टाइन पोरस से एज सच एब्जॉर्ब हो जाएगी। और शुरू के 1.5-2 महीने तक जो उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती है वो प्रिपेयर्ड इम्यूनिटी खीस से बच्चे में पहुंच जाएगी, उसको बीमारियां नहीं होंगी। कुछ लोगों के विचार होते हैं ज़्यादा मत पिलाओ, पतली टट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो उसका क्या होता है, जब बच्चा पेट में होता है उसके अंदर यूटेरस में तैरता रहता है तो कभी कभी फ्लूइड चला जाता है। तो जब ये पूरा दूध पिएगा तो ये हल्का सा पीला हरा सा पदार्थ निकलता है जिसको म्यूकोनियम कहते हैं। वो उसका भी मेडिसिनल यूज बहुत है, हमें आपको नहीं पता है, मतलब मिर्गी विर्गी के लिए उपयोग करते हैं वैज्ञानिक उससे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि खीस को भरपेट पिलाएं, 24 घंटे में सुबह शाम ना पिला के दिन में 4-5 बार पिलाएं। दूसरा एक और क्या होता है कि जब गर्मी का सीजन होता है तो मोस्टली किसान सुबह शाम ही पिलाते हैं। तो इसमें डिहाइड्रेशन बच्चों को हो जाता है। भैंस खास तौर से भैंसवंशी या जो एक्जोटिक विदेशी नस्ल के जानवर होते हैं उन बच्चों को 3-4 बार पिलाएं। 3-4 बार अगर नहीं पिलाते हैं तो भगोना में तसला में 1-2 बार जब उसका मूड बोएंगे ना बच्चे का, ये अपने आप पानी पीने लगेगा। तो उससे डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। और ये अगर उसको 3-4-5 बार खीस पिलाते हैं तो और अच्छा फ़ायदा होगा। दूसरा एक और, जैसे मैंने बताया कि जो वर्म इन्फेस्टेशन होता है, बाहर के कीड़े हुए अंदर के कीड़े हुए, जैसे ही बच्चा 8-10 दिन का हो, 15 दिन का हो जाए तो एक अल्बेंडाजोल सिरप आता है, 10 ml से लेके 20 ml बच्चे को पिला लें तो अंदर पेट में कीटाणु नहीं रहेंगे, ठीक है, तो बीमारियां नहीं होंगी। आप यहाँ आएँ, यहाँ अस्पताल में जो दवाएं होंगी वो मिल जाएंगी। और वायदे में नहीं मिली तो एक जानवर में साल भर में 10 रुपये 20 रुपये का टीका लगता है। जैसे नहीं है, बाहर आप रह रहे हैं, ये 10 रुपये 20 रुपये की मेडिसिन आती है, आप पिला लें, जैसे बीमार हो जाएगा, प्रॉब्लम होगी तो हाँ आदत पड़ जाएगी। तो जैसे हमारे यहाँ के जो लोकली किसान हैं वो तो जैसे 15 दिन का बच्चा हुआ, बाजार से 1 cc खरीदी एल्बेंडाजोल की, 15 ml 20 ml पिला दी, उसकी डीवर्मिंग हो गई। जी, तो सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी और कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी दी, योजनाओं के बारे में दी, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन सी नई नई तकनीकें चल रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस बरसात के सीज़न में और हमारे जो पशुपालक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से? देखिए, चूँकि किसान से जुड़े हैं हम लोग, और इसके अलावा भी बकरी पे बताना चाहता हूँ कि गॉड्स इज़ द पुअर मैन काऊ, गाय जो है गरीब आदमी की गाय है। क्योंकि बकरी गरीब आदमी की गाय है, उसको ना तो ज़मीन की आवश्यकता है, ना कहीं चराने ले जाने की आवश्यकता है। और एक बकरी जो है साल में 2 बार बच्चे देती है, अच्छी खिलाई पिलाई रहे तो 2 बच्चे भी दे देती है। साल में 2 बच्चे हो गए, 6 महीने में 8 महीने में बेचते हैं तो एक बच्चा 5,000। किसान का ATM टाइप, हाँ ATM टाइप। जब भी उसको ज़रूरत पड़ी तो एक बकरा या बकरी उसने बेच डाली तो एक बकरी साल में 4 बच्चे दे देती है। कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का उसको फ़ायदा देती है। हम चूँकि लोकल के किसानों को देखते रहते हैं कि गाँव की महिलाएँ हैं, खाना पीना बनाया, अपनी 2-4 बकरी इकट्ठी लेकर के और हार में निकल गई, थोड़ा सा जो जंगलों का कहीं थोड़ा बचा है, चरेंगी, बैठेंगी, गपशप होगी, चरा के भागे आएंगी। उन लोगों को हमें सलाह देते रहते हैं हमेशा कि साल में 3 बार 4 बार डीवर्मिंग कराइए। डीवर्मिंग का क्या मतलब है, पेट के कीड़ों की दवाई आप पिलाइए। जब पेट में कीड़े नहीं रहेंगे, जो कीड़े होते हैं वो खून चूसते रहेंगे, प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन खाते रहेंगे, रोटी और ये कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उसको चूसते रहेंगे, आपका जानवर पनप ही नहीं पाएगा। जब जानवर पनप नहीं पाएगा तो उसको ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो उनको हम सलाह देते हैं और देते रहते हैं। और यहाँ का लगभग 60-70% किसान करने लगा है, जो निवाड़ी के आसपास का है, वो अपने आप मेडिकल स्टोर जाएगा, हम लोगों को फ़ोन लगाएगा, सीधे कहेगा भैया कीड़ों की दवाई दे दो। और जो बकरी है 5 ml से लेकर 10 ml पिला लेगा वो, तो बीमारियाँ उनको आ ही नहीं पाती हैं बकरी में। इसी तरह जो ये लार्ज एनिमल्स हैं, देखिए जो ये पेट में कीड़े होते हैं, या तो बहुत हाई टेम्परेचर हुआ, ठीक है, या बहुत लो टेम्परेचर हुआ, तो ये जो पेट में वर्म्स हैं जिनको अपन गोचे पटेरे कहते हैं, ये तब सर्वाइव होती हैं और जब ज़्यादा अटैक करती हैं जब वेरिएशन टेम्परेचर का होता है।
जब हाई टेम्परेचर, मतलब इस समय जैसे हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, ये बीमारियों के लिए सबसे अच्छा सीजन रहता है। इसी तरह जब ज़्यादा जाड़ा आता है तो बॉडी टेम्परेचर को एकोमोडेट नहीं कर पाती है, तो उस समय भी होता है, उस समय होता है। तो हमारा सब लोग, सब किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि साल में एटलीस्ट 3 बार पेट के कीड़ों की दवाएं पिलाएं। सिर्फ शुरू के 1-1.5 महीने जब प्रेग्नेंट है उस समय दवा नहीं दें, क्योंकि उसमें एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाती है जो बच्चा बनता है। इसके बाद चाहे जब दें, ये दवा कभी नुकसान नहीं करती है। हाँ, ये होता है अगर उसके पेट के अंदर जितने ज़्यादा बम्स होंगे, जितने ज़्यादा कीड़े होंगे, तो उतना डायरिया उसको हो जाएगा, क्योंकि निकलेंगी वो, हैं। तो सबको सलाह है, अगर आप टाइमली, जैसे पशुपालन कृषि के अलावा दूसरा व्यवसाय है, कृषि में लिमिटेड आय है, साथ में एक आपका आय का साधन है। हर आदमी 2 बकरी, 4 बकरी, 6 बकरी पालता है। उससे जैसा आपने बताया कि ATM है, जब ज़रूरत पड़ेगा खोल लिया, कहीं नदर जाना उधर जाना, बच्चे की पढ़ाई के लिए हुआ, कोई बीमारी हुई, कोई शादी हुआ, कोई ब्याह हुआ, बकरा बेच दिया। तो इसमें इसके तो मैंने जब कहा था ना कि एक बकरी पे अगर 10, 20, 25 रुपये साल में खर्च होता है, तो बाजार से लगाएं। हाँ, लगाएं। तो इसमें डीवर्मिंग साल में 3 बार जरूर कराएं। अगर आपने जानवर को स्वस्थ रखना है, उससे अपन को आर्थिक ज़्यादा आमदनी लेना है, चाहे मिल्किंग एनिमल हो, चाहे आपका ड्रॉट एनिमल हो, या बकरी हो या भेड़ हो या कुछ भी हो, सबको सलाह देते रहते हैं कि जब अपन स्वस्थ रहेंगे तो काम कर लेंगे, अच्छा दूध अच्छा एनिमल देगा, मजबूत रहेगा, उसका वेट बढ़ेगा तो ज़्यादा महंगा बिकेगा। तो डीवर्मिंग साल में 3 बार कराएं, साल में 2 बार 3 बार टीका लगवाएं, जिससे आपका पशु स्वस्थ रहे। पशु स्वस्थ रहेगा तो दूध अच्छा देगा, अपना वजन उसका बढ़ेगा तो महंगा बिकेगा। ये पशुपालकों से हमारा अनुरोध है कि नज़दीक कोई प्रॉब्लम होती है तो नज़दीक का जो चिकित्सालय है, औषधालय है, वहाँ पर डॉक्टरों से संपर्क करें और अपनी समस्याओं का निदान करें। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी कीमती जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर KM राजपूत जी, जो कि हैं प्रभारी उप संचालक पशु विभाग निवाड़ी में। तो ये आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं। तो इसी के साथ आपको हमारा नमस्कार।